नमस्कार। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये सेमिनार की जो श्रृंखला है पिछले 5 वर्षों से नियमित संचालित की जा रही है और ये इसकी 196th कड़ी है। इसमें आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के प्रोफेसर अनुराग दवे मीडिया इकोनॉमिक्स इन द एज ऑफ कन्वर्जेंस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारी परंपरा है, हम शुरुआत में हमारे जो माननीय अतिथि हैं उनका ई बुके से स्वागत करते हैं और सरस्वती वंदना से अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। संयोगवश जो हमारी रेगुलर इसमें सारा ये संभालती हैं प्रियंका सिंह, वो बाहर हैं, इसलिए सरस्वती वंदना के लिए मैंने डॉक्टर स्मृति पाड़ी से निवेदन किया है। वो यदि ज्वाइन करती हैं तो अपन उससे शुरू करेंगे। लेकिन जयंती जी भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में आप काम कर रहे हैं और रेडियो टेलीविजन आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है और वो जो उनका पूरा चैनल है, टीवी चैनल वगैरह, उससे भी आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वो ई बुक भाई अनुराग जी का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये एक उद्यान है, बगीचा है और बगीचे में जिस तरह से पुष्पों की खुशबू, फूलों की खुशबू हम महसूस करते हैं, जिस तरह से एक बगीचा फूलों की खुशबू से महकता है, तो हमारा भी यही ध्येय है, लक्ष्य है, उद्देश्य है कि एक विचार रूपी महक, ये निश्चित रूप से ई बुके है, खुशबू है नहीं, लेकिन चूंकि सब कुछ हम वर्चुअल माध्यम पे कर रहे हैं तो आप सभी से यही अनुरोध है कि इन पुष्पों की खुशबू, विचार रूपी खुशबू को महसूस कीजिए। और ये जो हमारी एक यात्रा है, बल्कि मैं तो कहूंगा एक विचार आंदोलन है जिसको हमने शुरू किया है, इस विचार आंदोलन के साथ जुड़िए और देश दुनिया में हमारी भाषा को जानने समझने वाले जो भी हैं वहां तक हम पहुंचे और मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर जो चर्चाएं हो रही हैं उसको और आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के 5 वर्ष पहले ये वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई। 100 एपिसोड कम्युनिकेशन टुडे ने अपने फोरम पे किए और 101वीं वेबिनार से भारतीय विद्यापीठ का हमारे साथ जुड़ाव होता है, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा में थोड़ी देर बाद करूंगा। डॉक्टर स्मृति पाड़ी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालेसर उड़ीसा में पत्रकारिता जनसंचार विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। कम्युनिकेशन टुडे के एडिटोरियल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ भी आप संबद्ध हैं। इसके पूर्व आप गांधीनगर स्थित स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी और वहां स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को प्रमोट करने के लिए आपने कोर्स शुरू किया और लगभग 200 एपिसोड तैयार किए। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो विभिन्न एरिया हैं उसको लेकर के जो वहां के गुजराती चैनलों पर निरंतर प्रकाशित होते रहे। फोक मीडिया पर आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और वेबिनार श्रृंखला से भी आपका निरंतर जुड़ाव है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। डॉक्टर स्मृति पाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने विस्तृत परिचय के लिए। और मैं बहुत बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि इस वेबिनार में मैं किसी भी रूप से जुड़ पाऊँ। और ये जो टॉपिक है, विषय है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड आई रियली थिंक दैट द डिस्कशन एंड द डेलिब्रेशन इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. Anurag sir, I am so glad to see you here. Bhanavat sir, thank you for the opportunity once again. So we'll start with Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका इस सुमधुर प्रस्तुति के लिए। थैंक यू और सर। जैसा मैं शुरू में कह रहा था, ये यात्रा हमारी जो आज 196 एपिसोड पर पहुंची है, कोविड की पृष्ठभूमि में जब सब कुछ थम सा गया था, एक संकल्प लिया विचार यात्रा को शुरू करने का। एक और प्रिंट के माध्यम से हमने कम्युनिकेशन टुडे से एक विनम्र प्रयास किया देश दुनिया की शोध को कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से एक विशेष मंच प्रदान करने का। इसकी वेबसाइट बनाई communicationtoday.net, जहां इस पर आप इसके सारे पुराने अंक जो हैं वो इसके ई आर्काइव्स में देख सकते हैं। और अब कोशिश है इसका ई एडिशन निकालने की, जिसके लिए हमने अप्लाई कर दिया है EISSN नंबर के लिए। जैसे ही वो हमको उपलब्ध होता है, हम इसका ई एडिशन भी शुरू करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 30वें वर्ष में हमारे यहाँ एक और एडिशन होगा कि कम्युनिकेशन टुडे उसका जो एक फॉर्मेट है प्रिंट के साथ साथ उसमें भी उपलब्ध होगा। भारतीय विद्यापीठ ये जो इंस्टीट्यूशन है ये लगभग 60 वर्ष पुराना है और देश भर में इनका जो नेटवर्क है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का 70 से अधिक इनके इंस्टीट्यूशंस है। भारतीय विद्यापीठ का जो पश्चिम बिहार दिल्ली में इनका जो केंद्र है, वहां लगभग 20-22 टीचर्स युवाओं की टीम है जो मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं और एक बेहतरीन आधारभूत ढांचा इन्होंने विकसित किया है। इनके डायरेक्टर प्रोफेसर एमएन हुडा से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि हम आपकी 100 वेबिनार पूरी होने के बाद, क्योंकि शायद 96 या 97 वेबिनार में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तभी उन्होंने प्रस्ताव रखा। तब से ये एक संयुक्त उपक्रम के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो उस कड़ी में आज ये 196 सेमिनार वेबिनार है जिसका विषय है मीडिया इकोनॉमिक्स इन द एज ऑफ कन्वर्जेंस। मीडिया कन्वर्जेंस के युग में मीडिया का अर्थशास्त्र। तो जिस तरह से डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है, तो मीडिया को भी पूरी तरह से बदल दिया है। ये केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि उसका जो पूरा एक आर्थिक तंत्र है उसको भी उसने प्रभावित किया है। आज हम जिस दौर में हैं उसे मीडिया कन्वर्जेंस का युग कहे तो शायद गलत नहीं होगा, जहां प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक दूसरे में समाहित होते चले जा रहे हैं। यह परिदृश्य मीडिया इकोनॉमिक्स की जो प्रकृति है, उसका स्ट्रक्चर है और उसकी जो वर्किंग सिस्टम है, कार्य प्रणाली है, उसमें जबरदस्त बदलाव का उसने एक शुरुआत की है। मीडिया कन्वर्जेंस का अर्थ है विभिन्न संचार माध्यमों का एकीकृत रूप में आना। उदाहरण के लिए एक ही समाचार सामग्री को अखबार, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले जहां प्रत्येक माध्यम की अलग अलग आर्थिक संरचना होती थी, वहीं अब एक ही मीडिया हाउस बहु प्लेटफॉर्म रणनीति अपनाता है। इससे जो उनकी लागत है, राजस्व मॉडल है और जो बाजार है, बाजार की जो उनका कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसकी प्रकृति भी पूरी तरह से बदल गई है। पारंपरिक मीडिया का मुख्य आधार विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन रहा है, परंतु डिजिटल कन्वर्जेंस जिस तरह से हुआ है, इसने विज्ञापन राजस्व का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर ट्रांसफर कर दिया है। गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियां डिजिटल विज्ञापन बाजार पर अपना एक अधिकार रखती हैं। इससे पारंपरिक मीडिया संस्थानों की आय में गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप मीडिया संस्थान अब पेड कंटेंट, पेवॉल मेंबरशिप मॉडल और ब्रांडेड कंटेंट जैसे
नए आर्थिक मॉडल भी अपना रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्टिंग ने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए कितनी सारी संभावनाएं हमारे सामने खोल दी हैं। यहाँ अटेंशन इकोनॉमी का सिद्धांत काम करता है। जिसके पास दर्शकों का ध्यान है वह आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त है। इस कंपटीशन में, इस प्रतिस्पर्धा में डेटा एनालिटिक्स और एल्गोरिदम की भूमिका भी समझनी बहुत आवश्यक हो गई है। मीडिया कन्वर्जेंस के युग में तकनीकी जो संरचना है उस पर भारी निवेश हो रहा है। तकनीक में जो एक तरह से बेहतर बनाने के लिए शोध अनुसंधान में बहुत अधिक निवेश किया जा रहा है। डिजिटल न्यूज रूम, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन, क्लाउड स्टोरेज, साइबर सिक्योरिटी आदि न जाने कितने ऐसे एरियाज हैं जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही पत्रकारों के लिए भी मल्टी स्किलिंग ये बहुत जरूरी हो गई है। कुछ वर्ष पहले रिपोर्टिंग है तो उसकी अलग टेक्नोलॉजी है, टीवी में आ रहा है तो अलग है, रेडियो में तो अलग है, लेकिन आज उसको मल्टीटास्किंग या मल्टी स्किलिंग के दौर में जाना पड़ रहा है। अब वह केवल रिपोर्टर नहीं है बल्कि वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया मैनेजर और डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस्ट भी वो बन रहे हैं। डिजिटल उत्पादन की लागत पारंपरिक प्रिंटिंग और प्रसारण की तुलना में शायद कम हो, लेकिन कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए लाभ का मार्जिन भी बहुत दबाव बढ़ने लगा है। मीडिया कन्वर्जेंस ने वैश्विक स्तर पर मीडिया स्वामित्व के केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल कर रही हैं। इसमें मीडिया की जो फ्रीडम है और उसमें जो एक डाइवर्सिटी है उस पर भी कहीं प्रश्न उठने लगे हैं। स्थानीय और शैक्षिक क्षेत्रीय मीडिया जो संस्थान हैं वो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वे डिजिटल विज्ञापन की दौड़ में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, कहीं पीछे छूट गए हैं। इस परिदृश्य में नेटवर्क इफेक्ट, जिसकी बात अभी अनुराग जी भी कर रहे थे, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने अधिक उपयोगकर्ता किसी प्लेटफॉर्म पर होंगे उसकी आर्थिक शक्ति उतनी ही अधिक होती है। यह स्थिति प्रतिस्पर्धा को सीमित कर सकती है और छोटे मीडिया संगठनों के अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन सकती है। कन्वर्जेंस के युग में डेटा सबसे मूल्यवान संसाधन बन गया है। किसी दौर में कंटेंट को महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन शायद अब डेटा की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है। मीडिया संस्थान उपभोक्ता की प्रायोरिटीज, उसकी जो देखने की आदतें हैं, उसका जो ऑनलाइन बिहेवियर है, उसका विश्लेषण करते हुए अपनी कंटेंट रणनीति को तैयार करते हैं। और जो विज्ञापन टारगेटेड उनका जो एक तरह से ऑडियंस है उसको ध्यान में रख करके वो तैयार करते हैं। अब उसके लिए प्राइवेसी या जो और एथिकल मुद्दे हैं उसकी अलग एक चर्चा उस पर हो सकती है। मीडिया अर्थशास्त्र केवल लाभ का विषय नहीं है, यह मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, प्रहरी है। यदि आर्थिक दबाव के कारण पत्रकारिता की गुणवत्ता से समझौता होता है तो समाज पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। आज ही खबर पढ़ी मैंने, वहां वॉशिंगटन टाइम्स में 300 पत्रकारों को निकाल दिया गया। एक आदेश दिया, 300 पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। और वॉशिंगटन ने जो उनकी की पोजीशन थी, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या और जो ऐसे एरियाज थे, वो सब जगह से अपने रिपोर्टर्स हटा लिए। तो आप देखिए किस तरह से 300 पत्रकार हटना इंपॉर्टेंट नहीं है, 300 तरह की स्टोरीज आपको नहीं मिल पाएंगी। और उन्होंने अपनी जो पूरा एक जो एरिया है या कंटेंट है उसको सीमित कर लिया है। तो शायद ये भी सत्ता के सामने वो झुक रहे हैं या उसके पीछे क्या कारण है नहीं पता, लेकिन 150 साल पुराना अखबार किस तरह से पत्रकारिता के वो जो उसका एक कहना चाहिए कि गुणवत्ता है वहां कहीं समझौता करने के लिए वो बढ़ रहा है। तो कन्वर्जेंस के इस दौर में क्लिक बैट पत्रकारिता और सेंसेशनल सामग्री बढ़ने का खतरा है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो ट्रैफिक है वही इनकी इनकम का एक मुख्य बेस बनता है। इसलिए आवश्यक है मीडिया संस्थान संतुलन रखें, आर्थिक स्थिरता के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाएं। सार्वजनिक सेवा प्रसारण, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर और जो अल्टरनेटिव फंडिंग मॉडल हैं वो उनके लिए शायद उपयोगी हो सकते हैं। तो मीडिया कन्वर्जेंस के युग में मीडिया अर्थशास्त्र एक जटिल और एक एरिया ऑफ स्टडी के रूप में डेवलप हो रहा है। पारंपरिक और डिजिटल माध्यमों के एकीकरण ने अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत की हैं। नई टेक्निक, बदलते राजस्व मॉडल और डेटा का बढ़ता महत्व और बाजार का केंद्रीकरण, ये सभी कारण मीडिया के आर्थिक परिदृश्य को रीडिफाइन कर रहे हैं। भविष्य का मीडिया वही होगा जो नवाचार, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को साथ लेकर के चले। मीडिया अर्थशास्त्र को समझे बिना आज की पत्रकारिता की वास्तविकता को समझना संभव नहीं है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने बुलाया है प्रोफेसर अनुराग दवे को, जो मीडिया इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म के एक सशक्त हस्ताक्षर है।
आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो पत्रकारिता जनसंचार विभाग है, वहां पिछले 2.5 दशक से आप काम कर रहे हैं और उस विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अध्यापन और शोध अनुभव के साथ साथ उनका मीडिया अर्थशास्त्र, विकास संचार डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, वृत्त चित्र निर्माण जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का है, फिल्म स्टडीज और हिंदी पत्रकारिता दोनों क्षेत्रों में आपका विशेष योगदान रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत व्यापक है। उन्होंने इकोनॉमिक्स और मास कम्युनिकेशन दोनों विषयों में बीएचयू से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है और 2 सब्जेक्ट में मास्टर्स होने के कारण एक तरह से जो जर्नलिज्म का आपका एरिया है उसको एक विशेष जो रिसर्च का एंगल है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी और जो उनका स्ट्रेटेजिकल जो उसका एक विजन है उसको भी आप बहुत गहनता से देखते और समझते हैं। दोनों विषयों में आपने नेट की परीक्षा पास की है और मास कम्युनिकेशन में आपने अपनी पीएचडी की उपाधि बीएचयू से प्राप्त की है। इकोनॉमिक्स में आपने एमफिल भी किया और जैसा मैंने कहा कि मास्टर्स तो वहां से किया ही है। ये बहुआयामी शैक्षणिक आधार उन्हें मीडिया अध्ययन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को एक समग्र दृष्टि से समझने में विशेष सहयोग करता है। उनका जो शोध कार्य है मुख्यतः एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं उन पर मुख्य रूप से आधारित है। भारतीय सिनेमा के डिजिटलीकरण, हिंदी समाचार पत्रों में मीडिया कन्वर्जेंस, मीडिया मार्केट का जो स्ट्रक्चर है और मीडिया में जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन है, लैंगिक प्रतिनिधित्व जैसे जो विषय हैं उन पर आपने विशेष अध्ययन और विश्लेषण किया है। हिंदी समाचार पत्र उद्योग पर आपने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही हैं। मीडिया उद्योग की आर्थिक संरचना और प्रवृत्तियों को समझने के लिए उनके वो जो ग्रंथ हैं वो हमारे लिए विशेष उपयोगी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में एक अध्यापक के रूप में, शोधार्थी के रूप में आप निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं। प्रोफेसर अनुराग दवे एक महत्वपूर्ण दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं बीएचयू में। एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय, मुझे तो कई बार जाने का वहां मौका मिला और पिछले महीने ही मुझे भाई अनुराग का सानिध्य वहां मिला था। आप पूरे विश्वविद्यालय के एक तरह से जो जनसंपर्क और सूचना प्रभाग है उसके प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वहां की जनसंपर्क गतिविधियों को भी वो आप देख रहे हैं। और विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका है प्रज्ञा, उसके भी आप चीफ एडिटर हैं। प्रशासनिक और शैक्षणिक दायित्वों के साथ साथ वे निरंतर शोध, लेखन और अकादमिक नेतृत्व में सक्रिय हैं। मीडिया अध्ययन के क्षेत्र में उनका कार्य न केवल सैद्धांतिक विमर्श को समृद्ध करता है बल्कि बदलते हुए डिजिटल और कन्वर्जेंस के युग में मीडिया अर्थशास्त्र की नई दिशाओं को भी स्पष्ट करता रहा है। प्रोफेसर दवे का व्यक्तित्व एक प्रतिबद्ध शिक्षक, गंभीर शोधकर्ता और दूरदर्शी अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। मैं अनुरोध करूंगा भाई प्रोफेसर अनुराग दवे से कि जो उनका अनुभव मीडिया इकोनॉमिक्स आज के इस मीडिया के दौर में जो अनुभव है, शोध है, उसके कुछ प्रमुख बिंदु हमारे साथ साझा करें। भाई अनुराग। थैंक यू वेरी मच सर, आपके इतने विस्तृत उद्बोधन से। और मुझे लगता है कि आपने, जितना मैं हूं नहीं उससे बहुत अधिक विस्तार से आपने वो बातें कह दी। और अभी अब जब हम लोग ये वेबिनार शुरू करने वाले थे तो उससे पहले जो बातचीत हो रही थी तो हम सभी ने कहा कि जर्नलिज्म के आप एक पितामह की तरह हैं कि जिन्होंने इतना सब टीचर्स को और पूरे एकेडमिया को जोड़ा है। और आपने जिस तरीके का एक विशाल प्रस्तावना इस विषय में रखी तो मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ कहने के लिए कुछ गुंजाइश बचती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कुछ चीज़ों को हम लोग उस पर कुछ कम्युनिकेशन थ्योरीज और कुछ कम्युनिकेशन के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझने का प्रयास करें। और सौरभ जी भी जुड़े हैं तो उनको भी बहुत नमस्कार। उनके मेरे से नाराजगी होगी कि मैं उनके 2-1 मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, मैं जल्दी ही दूंगा सर और आपसे वापस इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा। तो हम लोग अगर मीडिया इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक जब भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स जब भी कभी एडमिशन लेते हैं और हम लोगों की उनके साथ जब चर्चा होती है तो आई यूजुअली आस्क अ क्वेश्चन कि दैट व्हाई यू वुड लाइक टू जॉइन द मीडिया एंड दे ऑलवेज से दैट
we would like to change the world, हमको दुनिया को बदलना है, परिवर्तन लाना है, and they hardly accept that media is a product, और मीडिया भी एक बिजनेस है, मीडिया का भी अपना एक अर्थशास्त्र है. And I used to say कि whenever you apply some resources, whenever you use some resources to produce something, to bring something, and you have to give the returns to the resources, आपको उनको रिटर्न देना पड़ेगा. If you are hiring people, you have to pay the wages, you have to pay the salary. If you are using some kind of technology, then you have to pay capital. If you are utilizing capital, you have to pay the interest. If you are utilizing the land, you have to pay the rent. So whenever you have to pay the return to the resources, whether you accept it or not, that thing become a product, because you have to sell that product in the market. Only then you will be able to provide the returns. So media bhi ek tarike ka product hai, although, and that's why it has certain kind of economics, and it is emerging as a major field of media. Media economics is emerging as a main field of study. Although it is not, we cannot say that it is a product like the other products, those are available in the market, like the shampoo and FMCG product. No, it is a different kind of product, social good, and it always remains under the scrutiny of the public. So it has a different kind of good, but we should accept that it is a good, and definitely there are some economics that, or economics rules, those are applicable in media. And today we are discussing the understanding the media economics in the age of convergence. And as Professor Bhanawat sir rightly said, that convergence started with the convergence of the technology, where the telecommunication, the computing, and traditional media, they convert into a single kind of devices, like we have the computer nowadays, or the mobile phone, or the tablets, and these kind of devices, where the different kind of technology, we can say, they come together, and we could find that there is no discrimination or no boundaries between the text kind of media, or the video kind of media, and the audio kind of media. So technological convergence is basically about the convergence of the devices. But media convergence is not just limited to the convergence of the devices. It is more than that. How the media companies, they are changing their strategies, how they are managing, how they are utilizing their content, how they are using their content to monetize it from different platforms, and that become more important nowadays. So media convergence is more like a managerial kind of thing, rather than just, we can consider it is just a technological aspect. Technological aspect, no doubt, is important, because convergence is possible because of digital technology, and that is converging the different kind of media devices. But at the same time, the strategies, the way media industries and media companies are utilizing that that convergence is basically more important. So we can say that the convergence is the convergence of the technology. Convergence is the distribution or utilization of the content across the multiple platforms, and it is also created a major change in the media industry, and that is that it blurred the boundary line between the media, the content creators, and content consumers. And now a huge chunk of content consumers, they are also creating content. So there are a lot of changes through convergence. Convergence is not just, you can say that it can be limited to the technology. Lot of effect we could see. It has a technological aspect, it has an economic aspect, and it has a cultural aspect, where content consumption pattern is changing, and content creators are becoming, content consumers are becoming the content creators. So in this scenario, we should understand how convergence is changing the entire landscape of the media industry, and how media business is changing. The next thing is that the economics of the media convergence. There are some important, those who are with the economics background, they must understand there are some kind of concepts, important concepts in economics. And one of the important concepts in economics is called economy of scale. That economy of scale says that whenever we try to reach out the larger audience base,
then it reduces the per unit content cost, and it is because of the fixed cost that you have to pay for the production, and whenever we increase the scale, that fixed cost divided by the number of units we are producing, and therefore the cost goes down, and that helps to reduce the cost. And this is the major strategy where all the companies, and in the present era when we have a mass production, because we are able to reduce the per unit cost by increasing the scale, and we get several kind of economics, both the internal economies, some economics that we get it from inside the company, inside the firm, inside the industry, and many economies we get it by the outside the company, like if we have a proper infrastructure, और इन सब का जो आप करते हैं कि कई जगह इकोनॉमिक जोन बना देते हैं, और you have some industrial area where you put the infrastructure and that help to reduce the cost. In the similar manner, जो आपके by products होते हैं, there may be some other industry, they may use your by products, and you may get some external economies too. So economy of scale, it plays an important role. The second thing is economy of scope. Economy of scope is also an important concept similar to economy of scale, where we are reducing the cost by entering the similar kind of businesses. When we enter into the similar kind of what our primary business is, then we get the economy of scope because we are maximizing our resources. Like sometimes I give the example from my department only to have an understanding about the economy of scope, is that our department is running two courses. One is MMS communication and the other one is corporate communication management. If we had a two department for both the courses, तो उसमें आपको अलग अलग टीचर्स की जरूरत पड़ती है, अलग ऑफिस की जरूरत पड़ती है, अलग बिल्डिंग की जरूरत पड़ती, सब चीजें अलग अलग चलती है, और आपको स्टूडियो या जो भी इक्विपमेंट्स हैं, you required a separate kind of setup for each course. But within one umbrella, if you are introducing or if you are offering two courses, then you are maximizing your resources, because the same teacher, like advertising is the course for MMS communication as well as for masters in corporate communication management, and I used to take that class, and it is a combined class. So I am maximizing my resource for combining the class, and with one class I can cater both the needs of both the courses. So this is how economy of scope works. When we have different arms, different organization, different you can say similar kind of businesses, we enter into those businesses and reduces the cost. That is called economy of scope. The another important media or economics related term that is related to media economics, that defined or explained by the Professor Bhanavat sir, and it is about the network effect. And we used to study in the development communication, there is a term given by the NERC, and he used to say a country poor hai, one country is poor because it is poor, and they are always under a vicious circle. But at the same opposite of the vicious circle, there is a virtuous circle that says that by increasing the value, we can increase the number and more users, and by having more users, we can generate more value that will help to create more users. So it is a virtuous circle that helps to increase the revenue by increasing the value, by increasing the users, and they work together. So it moves in a circular round. And then one important aspect is revenue diversification. And by using this convergence, all the media firms, they are now in a position to diversify their revenue in different, they can use the same content for the different uses, for different purposes, for different platforms, those who are available to us. So these are the basic, I can say, the economic concepts that are leading the media convergence, economics of the media convergence. Let us see the economy of scale. What does it mean? As I said, the production volume increases by if the product, we increase the production value, the average cost per unit goes down. And this is a different kind of situation because for all the media products, the first copy price is too high. Whatever we create, if we are creating a film, if we are creating producing a newspaper, if we are preparing any kind of content,
the first copy price is too high because we have to have use the army of the reporters. We have to hire the services of the news agency and different kind of agencies. We need the content writers, a team of content writers. We need a proper workflow. We need a proper kind of technology to produce those content. So it requires a lot of cost. So fixed cost is too high. That is the cost for content creation. But at the same time, by the convergence and by the digital technology, the marginal cost goes down, because marginal cost is considered basically about the variable cost. If we increase the extra 1 unit, more unit, then what will the increment in the cost? That is called marginal cost. But this is the advantage with the media product. If I am consuming this mobile, it means one other person is deprived by using this mobile. लेकिन अगर आपका वही कंटेंट मीडिया में है, मीडिया को कंज्यूम करने पर, मीडिया कंटेंट कंज्यूम करने पर कंटेंट खत्म नहीं होता है. अदर पर्सन कैन आल्सो यूज द सेम काइंड ऑफ कंटेंट. तो इट मींस आपका उसके प्रोडक्ट की जो है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, इट इज ऑलवेज लो एंड समटाइम्स इट गोज टू द जीरो. यू डू नॉट नीड मल्टीपल उसकी कॉपीज करके डिस्ट्रीब्यूट करने में, यू डू नॉट नीड टू स्पेंड मनी. और ये फिल्म इंडस्ट्री और उनको बहुत ज्यादा चेंज करता है. भानावत सर जानते हैं कि जब भानावत सर का टाइम था फिल्मों का, उस टाइम में फिल्में मेरे पिताजी जैसे देखा करते थे, तो देन ही यूज्ड टू से राजेंद्र कुमार इज ए जुबली स्टार, है ना. और फिल्में जो चलती थी वो 6-6 महीने थिएटर के ऊपर लगी रहती थी, बिकॉज एट दैट टाइम गेटिंग मनी बैक टू द प्रोड्यूसर वाज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपका एग्जीबिटर उसको रेवेन्यू शेयर करेगा. एग्जीबिटर अगर कहेगा कि 900 की स्ट्रेंथ है, हाउसफुल है, लेकिन मेरे पास 700 ही लोग हैं, तो यू डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू फाइंड आउट कि हाउसफुल है या 700 ही लोग बैठे, एंड दैट रेवेन्यू विल बी शेयर्ड विद द डिस्ट्रीब्यूटर. देन डिस्ट्रीब्यूटर विल शेयर इट टू द प्रोड्यूसर. बट नाउ डेज और मल्टीपल कॉपीज करना, फिल्म एक बहुत अच्छा आर्टिकल है और मैंने भी इसके ऊपर एक लिखा है, द फिल्म इज डेड, लॉन्ग लिव द सिनेमा. फिल्म तो खत्म हो गई है. फूजी जो आपकी है वो बैंकक्रप्ट हो गई है, और कोडेक ने फिल्म बनाना बंद कर दिया है, दोनों ने. सो नाउ वी आर नॉट मेकिंग फिल्म, इट इज जस्ट अ सिनेमा एंड इट इज इन अ डिजिटल फॉर्म. सो अब हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फिल्म को, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है. तो पहले फिल्म एक जगह 400 कॉपीज बनाने में, मल्टीपल कॉपीज बनाने में ही हाफने लग जाते थे, बिकॉज इट कम्स अराउंड द 15 to 20% of the total cost of film production by making the multiple copies. And 400 copies of a film in a geographical area like India is nothing. आपका एक फिल्म में एक पेटी लेके भागता दूसरे थिएटर में और वहां पर जाके उसको लगाया जाता था, और एवरी टाइम यू विल शो द मूवी इट विल डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ द फिल्म. तो फिल्म का पैसा आने में महीनों लग जाते थे, बरसों लग जाते थे. और नाउ डेज वी आर एग्जिबिटिंग द फिल्म इन 4000 और 5000 थिएटर एट ए टाइम. एक ही मौसम में हम लोग 5000 थिएटर्स में उसको रिलीज कर देते हैं. एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट वीक ऑफ कलेक्शन बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट. जहां सिल्वर जुबली मनाती थी फिल्में, वहां फर्स्ट वीक ऑफ कलेक्शन बिकम मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ इट इज वेरी इजी टू गेट मनी बैक, बिकॉज यू आर रिलीजिंग विद द 4000 एंड मोर देन 10 टाइम्स ऑफ योर सिनेमा हॉल, एग्जीबिशन हॉल्स. आप उसको रिलीज कर रहे हैं, तो यू आर गेट बैक. और तो ये एक जो बड़ा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसकी, वो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर वो रिड्यूस हो गई है. फॉर समथिंग इट इज कम टू अ जीरो. सो एडिशनल आपको उसमें जो भी करते हैं, ऐड करते हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द स्केल, इट विल नॉट अफेक्ट योर कॉस्ट. ऑन कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करेगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट विल रिड्यूस द यूजर कॉस्ट, उसमें कमी लेकर आ जाएगा. एंड दैट इज द मेन थिंग दैट इज हेल्पिंग द मीडिया इंडस्ट्री टू इंक्रीज देयर स्केल, है ना. और इसको मैंने एक एग्जांपल से भी यहां पर समझाया है. दीज एग्जांपल्स आर एक तरीके के, मतलब सिर्फ एग्जांपल्स ही हैं, नॉट नेसेसरीली दैट दीज डेटा आर ट्रू. तो फिक्स्ड कॉस्ट इज 500 करोड़ वेब सीरीज के प्रोडक्शन में. 1 million व्यूअर्स, देन ₹50 per viewer. If your viewers with 5 million, 10 rupees per viewer. If it goes to 50 billion, one viewer, 1 rupees per viewer. The cost will reduce drastically if you increase the scale. और you do not have any additional cost for that, कि आपको उसके लिए additional variable cost नहीं है, distribution cost नहीं है, logistic cost नहीं है, transportation का cost नहीं है. So that reduces the cost per viewer. And larger platform with higher audience can justify the higher content budget. उनका higher content budget वो justify कर सकते हैं, because they have a larger audience base, and that will reduce the per viewer cost of the product. So this is the main economic thing that is working behind the increasing, that is say the economies of the scale. The next thing is, what happened?
Yes. Next thing is that, like here, we can say the economy of scale, Hotstar and IPL case. Data is only for, as I said, it is for example purpose only. Like investment in IPL digital rights, 2023 to 2027, it is generated with the AI. I requested the AI to generate some data about the IPL case, and so it may be hypothetical. मैं उसमें कोई ये अपना ये नहीं कह रहा कि that data may be true. But it is around 23,750 crores for 5 years. Per person cost will be rupees 4,752. The scale achievement, if we have 300 million plus viewers for the Hotstar, and the 18 billion plus the minutes they were used to watch. So apart from that, the scale, apart from increasing the scale, we can also generate the revenue through the advertising revenue, like 3,500 plus crore per person, if they are earning by the revenue, by the advertising revenue, the subscription revenue for the premium viewers, and total revenue they exceed by the cost. By having a massive scale, if we have a massive scale, they can purchase the rights of the properties like IPL. So they can justify that they are using a big budget for for purchasing the rights of that property, because they have a huge, massive scale, and per person cost will go down, and that helps them to increase the scale. The second. Yes. The second example is economy of scope. Here we also have an example of Kundali Bhagya, and I also asked the the AI to generate some data regarding that. ZTV Linear, they have ad slots and sponsors. They are getting 4 to 5 lakhs per episode. The G OTT subscription drivers, there they are exclusively early access to the premium users. For that, they charge some fee for that. And then YouTubers, they are again getting the 50,000 to 1 lakh per episode through YouTube, and internet national syndication through selling these rights to the international market, like Middle East, UK, USA markets, and they are getting some good amount per episode, 2 to 3 lakhs. So total revenue is 70 lakhs per episode, whereas the production cost is around 5 to 6 lakhs. Or so a single investment, multiple revenue stream that helps them to sustainable their product, to sustainable their profitability. Next is the network effect. As I said, network effect is more about the virtuous kind of circle, where more creators, when they join the platform, India having the 413 million internet users and Instagram users in India, and this platform, they are using it with the viral effect. By more creators, when they join the platform, they will more engage, there will be more engagement, and that will attract more users, and more users will again help to increase the more creators. So it will be go in kind of thing, and this virtuous circle help to increase more advertising revenue to the media companies. So growth of 2019 to 2025, if we see the growth of the Instagram users increased in India from 155 million to 413 million, and we have 50 million creators, and the annual revenue is more than 1,200 crores annual revenue they are from this platform. So again, more if people will join the more platform, then it will be possible for that platform to generate more content, and that more content will engage more, and again it will help them to increase more users. And this is the way the companies are working, and this this is you can say this kind of network effect is working in the economics of the media products. Then revenue diversification. Another thing is that I discussed previously that during my father's time, films were making the films were running for Jubilee and for 6 months, and now the first week become important. One of the reason is that now we have so many other platforms too. It is not just that we are getting money by theatrical release of the film. We are getting money
by different multiple platforms. There is a premiere of the film just after a month of the release of the film in the theater. Then there will be a premiere on the television. Then they will release it on the OTT platform. Then there will be YouTube rights. So 1 week become more important nowadays, because after that they are able to release it on the different platforms. So traditional the model was basically depends upon either on the revenue, subscription revenue, that is the audience based, or it was based on the advertising revenue. Like television was totally dependent on the ad revenue, 100% it was dependent upon the ad revenue, whereas print was dependent upon the ad plus subscription or circulation revenue. But nowadays we have several other kind of platforms, and they have a different revenue platforms. Like OTT, they have 40% from the subscription revenue they are earning, 30% they are earning from the advertising revenue, 15% the premium kind of content they are providing at pay-per-view. If you are ready to pay for that, then you will be able to watch that program. Then there are brand partnership, 10% they are earning by the brand partnership. And one important area that indicated by the Bhanavat sir in the beginning, that data is becoming an important source, and data is becoming an important, you can say, to monetize the data becoming an important strategy for all the media industries. So data monetization is also, although it has a very small share right now, but it is increasing. So and it again, it affects the media industry a lot, बिकॉज कई बार हम लोग कहते हैं मीडिया के ऊपर, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए या ट्रेडिशनल टेलीविजन वगैरह के लिए कहते हैं कि दे आर रनिंग बिहाइंड द टीआरपी. But either you have a subscription revenue or audience based revenue, or you have advertising revenue. And if you have more competition, then you cannot charge higher subscription revenue. Then naturally your entire business model skewed towards the advertising revenue, and that makes your business more vulnerable. And during the COVID time, हम सब लोगों ने ये देखा है कि the first task that all the companies were doing was reducing their marketing cost. सबने कंपनियों ने सबसे पहले कोविड टाइम के दौरान जो भी कंपनियां थी, द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज रिड्यूस देयर मार्केटिंग कॉस्ट या मार्केटिंग एक्सपेंडिचर. व्हेनेवर दे रिड्यूस द मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ मीडिया इंडस्ट्री. सो इट इज अफेक्टिंग द मीडिया इंडस्ट्री अ लॉट, एंड मीडिया इंडस्ट्री बिकम मोर वल्नरेबल. सो वहां पर आपकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है. इफ यू आर लूजिंग द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, इफ यू आर लूजिंग द बिग एडवर्टाइजर्स. But this kind of thing will help you if here we can see if there is a revenue drop, 20% revenue drop in advertising, the total revenue will drop only 6%. आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. अगर पूरा का पूरा अगर आपका एडवर्टाइजिंग के ऊपर ही डिपेंड होता पूरा मॉडल, सो द योर एंटायर revenue will be reduced by 40% but or 20%, but here it will affect the only 6% of your total revenue, because you have the multiple streams of revenue, and that helps the media industry to survive, to thrive, or to run their business properly. Then again, those who are the student of economics, they know economics starts with the scarcity. Economics starts with the concept of scarcity. हम जब भी बात करते हैं, what is economics? Economics says our needs and wants are unlimited, but our resources are limited. And needs and wants, we can prioritize them, we can give them an order, and our resources have a multiple uses. So the allocation of the resources to produce different kind of needs and wants, which are competitive in nature, which we can prioritize. So we allot the resources. That is the economics. The way we allot those resources is the economics. So economics फ्री चीज की नहीं होती. सूरज की रोशनी फ्री है तो उसका कोई अर्थशास्त्र नहीं है. तो अर्थशास्त्र जन्म ही तभी लेता है जब स्केर्सिटी हो. But nowadays, where we are using so many media platforms, इतने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और इतने सारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, तो द वर्ल्ड इज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन अबेंडेंस. देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत ज्यादा, इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है. पर इकोनॉमिक्स है, इट मींस देयर इज समथिंग दैट इज स्केयर, एंड दैट स्केयर इज आवर अटेंशन. All the media firms are fighting for the eyeballs and the mind space of the audience, and that attention is becoming the currency. So platforms are optimizing for engaging and creating the metrics so that
people can be more and more engaged with the media. और यहीं पर सर भी आए थे तब जो चर्चा हो रही थी AI वगैरह को लेकर, the AI algorithm works in that matter so that if they identify the area of interest of a particular customer, then the algorithm will provide that kind of content to him, and they will push that kind of content in their devices so that they will be more engaged with those kind of content, and that way they will be able to attract the attention of the consumer. So although it has the negative aspect too, and जो सर ने भी बताया था, and I think we may have a separate webinar on that, the political aspect, the political economy aspect of the media, where who controls media, the role of media in the present era as a fourth estate, how this convergence is affecting those things, how these on the one hand the media is diversifying on the basis of different platforms, because we have several platforms are available, but at the same time they are developing the conglomerates, and the source of information is becoming one. So it is not the diversification, it is the convergence of the source of information, and that is not good for any democracy or any society, because we must have a plural kind of sources of information. And that's another aspect जिसमें Noam Chomsky और सब लोगों का है, that is the political aspect of political economic aspect of the media. So हम लोग यहाँ पर केवल इसी के ऊपर emphasis है कि monetize कैसे कर रहे हैं attention, और इन सब के आधार पर yes. So revenue diversification, if we last we think it has already been discussed. Now economy of scope, we have it is diversification concepts. Yeah, how attention is measured? If we say that कैसे attention economy में attention को measure किया जा रहा है, so the first part is the time spent to the media, or any average sessions duration of the daily active time. Like Indians spend almost 5 hours, around 5 hours per day on mobile internet, and it is the highest, and it is larger than America and than any other country. So it is so they are utilizing the mobile phone as their main source of content, and to draw the attention. Then we have the engagement rates, and that engagement rate is described by the like, share, and the interactions and all. And the Instagram engagement in India is 3.5. It comes around 3.5%, whereas in global it is 1.2. So highest in the world, even more than America. We are using the Instagram higher than any other citizens or any other country. Then the completion rate, percentage of content consumed fully. Video consumption rate is 60% for less than 30 seconds clips. So it means the reels, the small video content is consumed more by the consumers, and that's why the Instagram is increasing, or their market is increasing in India, because we are consuming more video content, and small video contents less than 30-second clips, they are more consumed. And the return rate is the frequency of the repeated visit to on a particular platform by daily users, average users, divided by monthly average users ratio. And in OTT apps, it is 40 to 50%, anything between 40 to 50%. So these data are explaining that how the digital media and the OTT and the social media, how they are increasing, or how they are emerging as a major source of media or major source of information. The next is the attention economy in India. If we talk about that India having 4.9 hours per day mobile internet time users, we have 588 million short video users, and we have the total content that we consume on different platforms. Out of that total content, 82% is the video content. And the average attention span is always, of course, it is been reduced, but it is still 8.25. Over a period of time, our media consumption has been increased, but it is splitting under the number of different platforms we are using.
The content overload, users expose the 4,000 to 10,000 ads daily across the platform, and platform competition, 60 plus OTT platforms are competing with each other, and 100 plus of news apps, social media apps, etc. They are fighting for the attention of the eyeballs and the mind space of the consumers. And as Professor Bhanawat sir rightly said, that although the economy is increasing, the attention economy is increasing, but they are facing an intense competition in the market, which was not available before. Before there were the platform wise, there were the different market, like those who were text, we used to say it is a print media. Those who were audio only, we said it is a radio. Audio and video, it was considered as television. But now all the mediums are converging. Therefore, there is no platform wise differentiation. At the same time, there is no geographical boundaries. पहले था कि राजस्थान पत्रिका का राजस्थान के अंदर बोलबाला है, या आपका दैनिक जागरण जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, आपका अमर उजाला जो है वो पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसका बोलबाला है, बृहत जो आपका पंजाब है उसके अंदर पंजाब केसरी. इस तरीके से दैनिक जागरण सबके अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी. बट इन डिजिटल फॉर्म, इन दिस न्यू era, they are facing competition, and it is not just inter-industry competition, they are also facing intra-industry competition, and that is a big issue, जो competition becoming more and more intense. और उसी में एक सबसे बड़ी चीज है कि जो small players, they are losing their ground, and the big players, they are moving towards the more you can say the merger, acquisition and all, and those are increasing the conglomerates. So strategic capture of attention, if we see the algorithm personalization, as I explained, YouTube algorithm drives to 70% of watch time. Then infinite scroll, आप चलते जाइए नीचे, you will get more and more comments and all. There will be endless content. Then autoplay, automatically the Netflix will play the next episode. You do not need to press on the next episode. Once it will start, it will create a curiosity, and then you again start watching that particular episode. Then once the episode will be over, automatically it will start, and आपको उसका यहाँ तक भी है कि आप उसमें जो टाइटल्स हैं और उसमें जो क्रेडिट्स हैं, आप उसको स्किप कर सकते हैं, and directly they will start with the story. So these all are strategies media companies are applying to capture the attention of the audience. And FOMO marketing, like Hotstar, they are using it for the live cricket कि इसके लिए लास्ट 5 मिनट और बचा है, you just join it, otherwise you will miss it. And then there are several LinkedIn is using skill bases and streaks and all for capturing the attention. Indian media market, as we know, it is 2.5 trillion market size as per the Ernst & Young report of 2024. It is growing with the CAGR of 7%, and we have 900 million plus internet users. And if we go by the market segments, television having the 679 billion, digital media is 8.2, print media is increasing but very insignificant, 0.1%. And for most of the English newspapers, it is declining. And radio and cinema, they are recovering from the post-pandemic. On the other hand, we have 60 plus OTT platforms, 400 plus million OTT subsidiaries. So जहां ट्रेडिशनल मीडिया आपका चेंज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल मीडिया है और जो न्यू मीडिया है, इट इज एमर्जिंग. डिजिटल एज इट स्पेंड्स with 450 billion, and mobile internet users, as I said, 88% of the total internet users. We have one case study about the Reliance Jio's disruption, and Reliance Jio, they bring a revolution in India in 2016, and what they did, they followed a strategy of the free voice calls and ultra cheap data. आपने देखा कि उस वक्त की वो लोग उनके टावर के नीचे खड़े होकर अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट यूज कर रहे थे, एंड दे ब्रॉट अ इंटरनेट रेवोल्यूशन इन इंडिया. Ultra cheap data, they provided the ultra cheap data, and that affected the Indian media through convergence, because that accelerate the mobile internet adoption in India. और इंडिया में इंटरनेट क्रांति से पहले मोबाइल क्रांति आ गई, क्योंकि we have more internet users, those who are using internet through mobile rather than any other device. Then data cost dropped by the 95%. They reduced the cost, and that become the part of even the rural market of India.
and they created a market for the digital media. And the economic model for this convergence was that they integrated telecommunication with the ecosystem. They converse the telecommunication with the other content kind of platforms, other content kind of data system, and they transferred the market. They had 460 million subscribers, and 60% of their income is coming from the. They have the 60% of their market. They are controlling that, and now they have Jio Cinema that they provide free with their SIM cards, with their data subscription. If you will purchase a particular plan, you will get Jio Cinema, Jio TV, Jio Savan, and now they have a big deal after the Jio Hotstar. So they have cricket IPL rights for the cricket IPL. They have the big film library of the Disney. Now they have the big library of the Star TV, the television serials library, and they integrated it with the content telecom ecosystem, and they converse by marketing the internet infrastructure accessible to the masses, and by using that they are utilizing their content, and they are bringing a new change in the business. So these are the OTT revolution, we can say, the major players and their strategies. Jio Cinema, now it become the part of Jio and Disney Hotstar. They are merged. So they have the IPL rights, as I said, telecom bundling. They provide their content and Jio Cinema and Jio Savan and different kind of platforms with their subscription. Now they have the regional content with Hotstar, Disney film content. Amazon Prime, they have a different kind of convergence, we can say. They converge the e-commerce business with the content provider, content kind of business, and they are using a subscription bundle. Those who are purchasing a good amount of goods from the Amazon, they give them a Prime kind of status. And if you are Prime consumer of the e-commerce business, they will provide you several kind of content, and their 70% of their content is consumed by more than 70. I think it is consumed on the basis of the Prime consumers or Prime members of their e-commerce. And Netflix, it is purely, they have a different kind of business model, and they are purely in the business of pure subscription model. And that's why they are, if there is a perception in the mind of the consumer that a particular platform or a particular media is providing very premium kind of content, then they are ready to pay for that and ready to pay for higher premium on that for that platform. This is also true with the Hindu or Times of India. Times of India charging less price for their per copy for their newspaper, whereas Hindu is charging a higher price for their newspaper. The reason is because we have a perception, it may be in real or it may be in perception of the mind of the consumer, that they are providing a premium content. And whenever you are in a position to provide a premium content, you can have a higher subscription charges. And Netflix is following the same kind of thing. They have the premium content and localized content, and their entire model is based on the subscription. Whereas Sony Live, they are using the premium with ad and other kind of things. They are providing and with the bundling of the different service providers. G is also following the same kind of thing, but they have more dominance in the regional kind of content. So all the media firms, they are utilizing the convergence, but they are utilizing in a different kind of strategies. And that is important. It is not just about the technology. Technology is there, but how that technology is used as a strategy to monetize, to get benefit, to increase their reach, to increase their profit, that become more important. And that's why they are utilizing these things in a different manner. We have the attention economy. Again, we can say Hotstar, live sports exclusive. They have 18 million plus minutes watched during the IPL. The Netflix, Sacred Games, watched by the 20 million plus in the first week. Amazon priming, as I said, the Prime members watch 40% more than the standard subscribers. So they use the e-commerce with the entertainments. And then Jio Cinema, they added 100 million. Now Jio Cinema is also the part of Hotstar. Users, they are during IPL added the 100 million users through the telecommunication. So this is the different kind of, we can say, the models.
The traditional media, they were following only the subscription and advertising revenue models, where traditional TV ads and digital pragmatic or influencers marketing. These are the basic advertising way or native content. If we go to the subscription, OTT membership, print subscription, paywall contents, if you go like to get the premium content, you have to pay for that. And premium tiers, basic पर आपको ये सुविधा मिलेगी, उसके बाद premium और उसके बाद high premium पर you will get these kind of benefits. And there are hybrid modes of the revenue. Freemium model, then you have the the advertising video on demand model and subscription video on demand model, bundle services and telecom partnership that I already explained in my previous slides. Then case study of Times of India, it was how the media industries, they are changing, they are moving into a new business field. And here they are maximizing their economy of scale and economy of scope. One of the important example is about the Times of India, and their print circulation is no more increasing, but they have used a separate kind of strategy. They launched the timesofindia.com as a news top news portal, and they have 300 million plus monthly users. And their revenue, they are 40% of their revenue are now they are earning with the digital media. And that is the difference, because like a newspaper, if a newspaper, they have an army of reporters, they are subscribing the news agencies, they are have a huge infrastructure, but at the same time, with a team of 8 to 10 people, they can, then all content is in a digital form. So what that team has to do, they have to rewrite that content for their digital platforms. The content is there. The team is using that content for their digital presence, and that is helping them to earning the money. So this is the economy of scope. If they have a separate kind of digital, if the digital business would be separated from the main business, then naturally they have to use an army of the reporters, content creators, agency services. They have to pay separately. But now, when they are with their 10 people or 8 more employees, now they are able to generate a separate revenue stream by their presence on the digital platform. This is called the economy of scope. The similar thing the Hindi newspaper and other newspapers are applying. Dainik Jagran or Dainik Bhaskar is very much present in radio. Because the Dainik Bhaskar, all the Hindi newspapers, they are surviving in India because they are moving towards more local market. है ना, whereas जो मेन न्यूज हैं, जो आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव न्यूज है, जो प्रीमियम न्यूज है, that is the part of the television media and online media. Immediately it will be flashed on television media. Then how to survive the print in this new time, new era? Then what they did, it is happening only in India. They are also mentioning it in the international conferences, that how we work to defend our businesses from the television or digital media. What they did, they started the local editions of their newspapers. Like the Dainik Jagran, they have the Varanasi edition, and apart from that, Varanasi having the sub editions, like an edition for the Mirzapur, like an edition for the Ajamgarh and for the other surrounding cities. And a new breed of advertisers has been emerged over a few years, like you can say real estate business. They are very much local on nature, and this is increasing. Like Roma Builders in Varanasi would like to give their advertisement. The retailers are increasing. V2 Mart, Vishal Mega Mart. We have a Jalans, and they are also ready to give advertisement because they are also facing competition. The gym. Different gym, the education institutions, the coaching institutions like Alliance or JEE and Horizons and all, and they are would like to give their advertisement. They are looking at carrier that can carry their message to the masses, to the audience. And therefore, there is a good number of local advertisers,
and by 2 or 3 pullouts, they can have a separate edition for Mirzapur, they can have separate edition for the Azamgarh, and separate edition for the Varanasi. And what they need, the whole page is prepared at the center, and they have just to alter that pages with some newses on the front page, 1-2 newses on at the last page, एक आध कोई news खेल वगैरह में कहीं हो, rest of the newspaper is same, and by a bureau office, by employing 4-5 persons, and they can have a separate edition for the for a small town, and they can earn revenue from them because new breed of advertisers are there. But they are also facing the challenge with the radio, because FM radio station is also by nature is very much local specific, because their major market is also the local market, and they are facing the problem. और भानावत सर, हम लोगों के राजस्थान में एक कहावत है कि घी ढुले तो मुंडा माई. If it overflows, then it should not go to the ground. It should be in our mouth. हमारे चेहरे में, मुंह पर ही जाना चाहिए वो. तो they are having a separate arm in radio businesses, and it is more helpful, and it requires a less investment for them, because जिस building में आपका चल रहा है, you need 2 separate rooms for the radio. The people who were marketing your space for the newspaper, now they are also selling the spot, the radio spot, and you know the every nook and corner of your geographical market. So it becomes easy for you to sell that the advertisers to bring on board to sell your advertising space and spot. And यही काम सब कर रहे हैं. दैनिक भास्कर अगर देखेंगे तो दैनिक भास्कर ने क्या किया, दैनिक भास्कर सर आपने देखा राजस्थान के अंदर उन्होंने चलाया कि विमेन एम्पावर अवार्ड एक उन्होंने स्टार्ट किया था वहां पर, और उस वुमेन एम्पावर अवार्ड के लिए उन्होंने क्या किया कि सब जहां पर उनके फुटप्रिंट्स हैं उन सब पर शहरी लेवल पर उन्होंने वहां से उसके लिए यूज किया कि आप उसके लिए नॉमिनेशन भेजेंगे, और नॉमिनेशन के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको स्क्रूटनी किया जाएगा. उसमें महिला एडवोकेट कौन सबसे बढ़िया है, महिला टीचर कौन बढ़िया है, महिला डॉक्टर कौन बढ़िया है, इस तरीके से करके उन्होंने पूरे महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट को लेकर एक पूरा प्रोग्राम चलाया. एंड पीपल वर नॉमिनेटिंग, और उसके लिए नॉमिनेशन के लिए उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट पर फॉर्म है, उसको भरा जाएगा. अगर नॉमिनेशन के लिए वोटिंग करनी है, यू विल यूज देयर SMS सर्विसेज फॉर वोटिंग, है ना. उसके लिए फिर वो इवेंट करवाएंगे, देयर इवेंट टीम विल वर्क देयर. रेडियो पर उसकी पब्लिसिटी की जाएगी, एंड रेडियो जॉकी विल कंडक्ट दैट इवेंट, जो कि एक लोकल सेलिब्रिटी है ना. दे विल कंडक्ट द, एंड यू विल गेट द स्पॉन्सर एंड अदर थिंग्स फॉर दैट. और उसके बाद आपका महिला के लिए एक आपका बहुत बड़ा एक आपका जो अभी तक डाटा बता रहा था कि यू हैव वेरी फ्यू महिला सब्सक्राइबर्स, फीमेल सब्सक्राइबर. नाउ यू आर एबल टू इंक्रीज योर फीमेल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो बढ़ेगा. एंड फाइनली यू आर डेवलपिंग एज ए ब्रांड. आपका ब्रांड की जो पावर है वो डेवलप हो रही है. और सबसे बड़ी बात, आपने इतना महिलाओं के संबंध में डेटा इकट्ठा कर लिया कि if someone would like to advertise their product for the female in that geographical market, definitely you will be having an edge, because you know the entire information of the market. आप उस डेटा को सेल करेंगे और उसके बेसिस पर you can bring that advertiser on board. कि आप हम आपको एक गुलदस्ता दे रहे हैं. We are not selling just the time and space, we are selling a थाली. जैसे अगर एक आदमी खाना खाने के लिए जाए और वहां पर कहे कि भैया मुझे 2 सब्जियां मंगानी है और रोटी मंगानी है, तो इट विल बी डिफिकल्ट, खर्चा बहुत आ जाएगा. लेकिन अगर वो एक थाली मंगाएगा तो उसमें 2-3 तरह की सब्जी भी होगी, थोड़ा रायता भी होगा, थोड़ा आपका उसमें गुलाब जामुन भी होगा, मीठा भी होगा, चपाती भी होगी, थोड़ा बहुत उसमें सलाद भी होगा और पापड़ भी मिल जाएगा एट लोअर कॉस्ट. तो आप भी ऐसा एक, यू आर सेलिंग एक एंटायर बुके टू योर एडवर्टाइजर कि हम लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, हम आपको एक एंटायर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज आल्सो ए कन्वर्जेंस. That is also a convergence, that how you are selling your entire जो आपके अलग अलग आर्म्स हैं उसके आधार पर you are selling a bouquet to your advertisers, and that will help you to bring the advertisers on board. वहां पर उनको लाने में आपको हेल्प करता है. तो ये सारा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का भी, जो मैंने कहा कि डिजिटल परफॉर्मेंस, उसकी जो प्रेजेंस है, टेलीविजन पर जो उसकी प्रेजेंस है, वो भी एक पूरे मार्केट को, बिजनेस को चेंज कर रही है. तो हियर वी हैव द क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफ द कंटेंट स्ट्रेटेजी. द सेम कंटेंट यू आर यूटिलाइजिंग इट फॉर द OTT प्लेटफॉर्म, फॉर द सोशल मीडिया, फॉर द यूट्यूब, फॉर द TV broadcasters, and you are maximizing your content, and that is helping you to increase your the revenue and to draw the attention of the consumers. So here we have the examples why the scale matters. हाई क्वालिटी वेब सीरीज 3 to 8 करोड़ रुपीस उसमें लगते हैं. रेवेन्यू पर यूजर 50 to 150 पर मंथ. एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. ब्रेक इवन लॉजिक्स. needs millions to viewers to recap the investment
India is having the advantage because we have 900 million plus internet users. तो अगर आप उसके लिए बड़ा मार्केट है, यही कारण है कि यूरोप वगैरह में कई बार फिल्में नहीं चलती। हम लोग कहते हैं कि यूरोप में मेकिंग अ फिल्म इज एन आर्ट, वेयर एज इन अमेरिका मेकिंग अ फिल्म इज अ बिजनेस। The main purpose is that Europe do not have the huge market for their films. Whereas in America, they have a huge market. They are earning, they are getting their money back on huge profit by releasing the film in the American market. And icing on the cake, language की कोई problem नहीं है. They are earning extra money from the Europe. सो यूरोप के अंदर जो फिल्म डायरेक्टर हैं वो भी हॉलीवुड के स्टूडियो के लिए जाके फिल्म बनाते हैं, या सरकार उनको प्रोत्साहित करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है टू कीप द आर्ट अलाइव, और they are making film as an art, whereas in America it is purely a business kind of thing, because उनके पास इतना बड़ा स्केल है कि they are getting their money back and they are earning good profit out of that. So ये स्केल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेटवर्क का मैंने आपको बताया कि शेयर चैट 180 मिलियन यूजर्स हैं, मोर कंटेंट क्रिएटर्स, मोर डाइवर्स कंटेंट, इट विल अट्रैक्ट मोर यूजर्स। आपका मोजो जो है वो भी इसी तरीके का है, कू जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए है, तो उसके लिए भी उस तरीके का नेटवर्किंग इफेक्ट के आधार पर दे आर ड्राइविंग द प्राइस। ये सारी चीजें जो है, एक बड़ा जो इसका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी एस्पेक्ट है, दैट रिक्वायर अ सेपरेट डिस्कशन आई थिंक, एंड दैट इज दैट इट इज इंक्रीजिंग द क्रॉस मीडिया ऑनरशिप, एंड बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल रही हैं। द कंसोलिडेशन इज हैपनिंग इन इंडिया, है ना। एंड एज आई सेड कि जब जागरण आपका यहाँ पर लोकल निकलने लगा वाराणसी से या मिर्जापुर से, तो फिर वहां के लोकल न्यूज़पेपर क्यों पढ़ेगा कोई? तो आपका सनमार्ग बंद हो रहा है, गांडीव बंद हो रहा है, जलते दीप जोधपुर में बंद हो रहा है, या उनका सर्कुलेशन बहुत सिमट रहा है, क्योंकि देयर इज नो स्कोप फॉर द लोकल न्यूज़पेपर्स और लोकल मीडिया हाउस, बिकॉज बिग मीडिया हाउस दे हैव द लोकल एडिशंस एंड पीपल आर reading those newspaper, and it is not good for the democracy, because for local issues they must have their voices should be heard, and they must have their own platform to raise their voices. Although alternative media उसके लिए provide कर रहा है यूट्यूबर्स और उन सब के माध्यम से, that's a different kind of thing, but traditional media किस तरीके से जो conglomerate और ये सब हो रहा है, how it is changing, as I said, on the one side it is diversify because platforms are increasing, on the one hand the source of information is converging to a one point, and that is not good for any kind of democracy. So G Entertainment, Sun TV, Times वगैरह ये आप सब देख सकते हैं। The monetization का जो इसमें challenges है with the convergence, that very low ARPU, मतलब average revenue per users is very low. It is 50 to 150 per month. As global, it is more than 500 rupees. So in India, it is very low. Still, it is very low. Piracy is a big issue in Indian market, because हम लोग सोचते हैं कि नेट पर जो कुछ भी है वो फ्री है ना, and we try to find out जुगाड़ is working in India, and we follow the जुगाड़ and we get the content without paying anything for that. So रेवेन्यू लॉस इसके आधार पर 20,000 प्लस करोड़ का एनुअल लॉस है वीडियो कंजम्पशन और सभी में। एड फ्रॉड्स है। नेट को ऐसा माना जाता था कि अब लोगों को मैट्रिक्स चाहिए, वी ऑलवेज लुक फॉर ए मैट्रिक्स फॉर एडवर्टीजमेंट, है ना। इसीलिए आपका पहले किसी जमाने में रीडरशिप सर्वे नहीं होता था, फिर बाद में रीडरशिप सर्वे ईयरली होने लगा, देन वी स्टार्टेड रीडरशिप सर्वे बाई एनुअली, देन वी स्टार्टेड रीडरशिप सर्वे क्वार्टरली। तो ये सब है बिकॉज वी नीड प्रॉपर डेटा, मैट्रिक्स चाहिए जो उसके बेसिस पे, बिकॉज ऑल द एडवर्टाइजर्स दे आर लुकिंग फॉर बेटर आरओआई, कि उनका इन्वेस्टमेंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको रिटर्न मिलना चाहिए। एंड दैट मैट्रिक्स इज बेसिकली, हम लोग कहते हैं कि इट इज गुड फॉर द इंटरनेट, बिकॉज व्हेन एवर वी क्लिक, अगर हम बंद भी करेंगे किसी पॉपअप को, तो इट मींस आवर अटेंशन, इट एबल टू ड्रॉ आवर अटेंशन, बट देयर आर सेवरल फ्रॉड काइंड ऑफ फेक क्लिक्स और इंप्रेशंस हैं जो उसको करता है, तो दैट इज क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम। एंड देन कंटेंट कॉस्ट इज राइजिंग, और इसमें मेरा सर से भी पिछली बार जब बात हुई थी तब चर्चा हुई थी। इन इकोनॉमिक्स देयर इज ए कंसेप्ट, मैं उसी कंसेप्ट के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, बहुत लंबा हो चुका है। तो दैट इज कॉल्ड द बोमल कॉस्ट डिजीज। ये इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड बोमल कॉस्ट डिजीज। एंड बोमल सेज दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज एन एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट, because productivity always increases by the advancement of the technology. जब हम हाथ से खेती करते थे और ट्रैक्टर से करने लगे तो हमारा खेती का उत्पादकता में वृद्धि हुई, isn't it? So जब टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, whenever we use technology, it enhance the productivity and it reduces the cost. पहले कैमरा इतने भारी होते थे, एनवायरमेंट हुआ, तो अब हम लोग अपने मोबाइल फोन से भी नाउ वी कैन शूट द फिल्म एंड इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। But at the same time, when we apply it in the art and the creative kind of work, where technological intervention is too less, बहुत कम है, वहां पर
कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती। अभी भी हम फिल्में वगैरह देखेंगे तो हाईएस्ट प्राइस वी पे फॉर द टैलेंट। शाहरुख खान को हम पैसा दे रहे हैं, सलमान खान को हम पैसा दे रहे हैं, डायरेक्टर को हम पैसा दे रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर को पैसा दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव लेस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। और इसी को बोमल ने बोमल डिजीज के नाम से 1960s के अंदर प्रेजेंट किया था कि इट इज नोन एज बोमल डिजीज, दैट इन क्रिएटिव एंड आर्ट एरिया वी कैन नॉट रिड्यूस द कॉस्ट बिकॉज ऑफ लेस इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बट अभी जो मेरा प्रश्न है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कई बार पूछता हूं, कि क्या एआई इसका एक सॉल्यूशन या इसका एक आंसर हो सकता है इन फ्यूचर? That we do not need the Shah Rukh Khan, we need the photographs of the Shah Rukh Khan from different angles. और शाहरुख खान कहे मुझे महीने भर तो कुछ करना नहीं है, आई विल रेडी टू पे रिड्यूस कॉस्ट के ऊपर मैं आपको परमिशन देता हूं, कॉपीराइट देता हूं, एंड वी कैन मेक अ फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ दोज फोटोग्राफ्स। तो क्या एआई अब इसके अंदर भी, ये एक बड़ा हम लोगों को एक उस पर सोचना चाहिए कि क्या ऐसे चेंजेस भी मीडिया इंडस्ट्री में फ्यूचर में आ सकते हैं। अभी जब वो जिबली आर्ट और ये सब चला था, तो उसके बाद हमें फ्यूचर में, और हमें किस लेवल पर, कहां पर टेक्नोलॉजी को रोकना है। अभी कुछ टाइम पहले टाइम्स स्क्वायर पर देयर वाज ए ह्यूज स्ट्राइक बाय हॉलीवुड वर्कर्स एंड दे सेड दैट एआई इज ईटिंग अप देयर जॉब्स, उनके जॉब्स को खा रहा है। तो व्हाट विल बी द फ्यूचर? इन सब चीजों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, एक शेर बोलते हुए, चीजें कभी खत्म नहीं होती, मीडियम्स कभी खत्म नहीं होते, दे चेंज देयर बिजनेस मॉडल, दे चेंज देयर वे ऑफ बिजनेसेस, बट दे नेवर एंड्स विद दिस शेर कि कुछ इस कदर तय की थी हमने मंजिलें, कुछ इस कदर तय की थी हमने मंजिलें, गिरे गिरकर उठे फिर चल दिए। थैंक यू वेरी मच सर। आभार भाई अनुराग जी। आपने तो लगता है जैसे इस विषय को बहुत ही गहराई से जिया है और बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने मीडिया इकोनॉमिक्स के इतने सारे डायमेंशंस कवर किए हैं, और आधुनिक दौर में जिस तरह से अलग अलग मीडिया का विस्फोट हो रहा है, जिस तरह से नए मीडिया ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, उसके आर्थिक पक्षों पर जिस तरह से आपने बात की है, मुझे लगता है क्योंकि हमारे इस पूरी सीरीज में अब तक मीडिया इकोनॉमिक्स को लेकर के किसी तरह की चर्चा नहीं हुई थी। तो जैसे ही आपने कहा कि मीडिया इकोनॉमिक्स से बात करते हैं, तो मुझे लगा कि एक बिल्कुल नया डायमेंशन है, और कैसे टेलीविजन ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रभावित कर रहे हैं हमें। अभी कुछ समय पहले तक तो ये बात हुई थी कि अखबार खत्म हो रहे हैं, अब तो टीवी के खत्म होने की बात भी की जा रही है। क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑडियंस को ये सुविधा दे दी है कि वो किस तरह की स्टोरी चाहता है वो खुद तय करता जाए। वो 10-20 हजार तरह के ऑप्शंस उसके पास है, और वो आगे से आगे स्टोरी को डेवलप कर सकता है। सर एक बात ऐड कर सकता हूँ? हाँ, एक बिल्कुल। हमेशा एक हर साल एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कॉन्फ्रेंस होती है सर, और हाँ। उसमें एक सेशन जरूर होता है कि फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर, और उसमें बिल्कुल। ये कहा गया है फ्यूचर में हो सकता है कि न्यूज़पेपर, आपका जो वेंडिंग मशीन रहती है वैसी कोई एक मशीन रहे, आप उसके अंदर अपने इंटरेस्ट को डालें कि भैया मुझे ये क्रिकेट पसंद है या स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट फुटबॉल ये सब पसंद है, और इंटरनेशनल यूज में मुझे ये पसंद है, देन ऑटोमेटिकली वो वहां से कंटेंट लेके वहां पर टू टू कुछ बजेगा, और आपको उस हिसाब से एकदम कस्टमाइज न्यूज़पेपर आपको देगा विद कस्टमाइज एडवर्टीजमेंट। मतलब उसमें आपके एडवर्टीजमेंट भी स्पोर्ट्स के नहीं, जो आपने फुटबॉल लिखा है तो फुटबॉल खेलने के लिए जो शूज पहने जाते हैं उनका एडवर्टीजमेंट के साथ वेरी कस्टमाइज काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड वेरी कस्टमाइज काइंड ऑफ न्यूज़पेपर यू विल गेट। इस पर भी काम चल रहा है। इसकी झलक तो हमने देखी थी कोविड में। आपने देखा होगा कि अलग अलग अखबारों के एडिट पेज आपके साथ शेयर किए जाते थे व्हाट्सएप के ऊपर। जी तो जी बहुत मतलब एक बहुत मतलब वेग रूप में तो शुरुआत हो गई। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जिसका जो इंटरेस्ट है उसको वो करे कैटर। और अभी भी जो ये क्लिक बैट और ये सारा जो हो रहा है, जिस तरह के दौर आ गए हैं, या एल्गोरिदम की बात आपने की, आपने एक जगह खबर देखी तो वो फिर वही खबर आपके पास आती जाएगी। तो ये दौर तो शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से ये जाकर के कहाँ थमेंगी चीजें नहीं पता, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ जितने डेटा बेस्ड इनको बताया है, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक दृष्टि मिली होगी सोचने समझने के लिए। और कुछ बरस पहले तो हम कहते थे कि कम से हमारे देश में, दुनिया का तो मुझे नहीं मालूम, न्यूज़पेपर ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लागत से कम पर मिलता है। ऐसा कोई बिजनेस बिलो नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट सेल करते हैं सर हम हाँ, लोग। ऐसा कोई बिलो प्रोडक्ट नहीं मार्जिनल होगा कॉस्ट। जो आपको कॉस्ट से कम में मिलता जी है। जी तो जी जी। तो एडवर्टाइजर की ओर ही भाग रहा है।
अब जो दैनिक भास्कर और आपने हिंदू और इनकी सबकी बात की, मैं यहाँ बॉम्बे में बैठ के सबका ऑनलाइन एडिशन ले रहा हूँ। जी 150-200 रुपए मुझे साल भर का एडिशन मिल रहा है, चल रहा है। जहां मेरे 1 महीने में उससे ज्यादा पे करना पड़ता है। हिंदू के 2 साल में मुझे 2000 रुपए भी नहीं देने पड़े। और अब जो ये बिल्कुल वेव्स करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो आपने बात की, 3 तरह के जी सब्सक्रिप्शन मॉडल आ गए। एक में आप फ्री देख रहे हैं, जिसमें विज्ञापन भी होंगे और सेलेक्टेड आपको सीरियल्स दिखाए जाएंगे, वेव्स जो भारत सरकार ने बनाया। दूसरा एक गोल्ड कंटेंट है, उसमें ऐड दिखाए जाएंगे और सारी सामग्री दिखाई जाएगी, आप दिखाई जाएगी। डाउनलोड नहीं कर सकते आप। और जी जी प्रीमियम में ऐड नहीं होंगे और डाउनलोड करने जी की डाउनलोड फैसिलिटी करने होगी। की समय से तो जी जैसे जैसे पैसा लेंगे वो, उसकी तरह से जी आपको सब सुविधाएं होंगी। और वो पे वॉल पावेल की बात की आपने, अभी बीच में कोई न्यूयॉर्क टाइम्स का मैंने देखा कि वो एक मेल आया, मतलब मैं वो देखा मैंने उस पे कहीं पे क्लिक किया तो खबरों को लेके, तो मुझे लगा ये फ्री होगा शायद, अखबार देखता जी रहूंगा रोज। वो खबर के 2 पैराग्राफ दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि आप पैसा दो वीकली। वो $9 या कितना है, तो $9 तो बहुत भारी पड़ता है। तो जी ये भी जी एक मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन का मॉडल है कि कैसे आप चीजों को करेंगे। तो हर माध्यम में मीडियम मीडियम खत्म नहीं होता सर, उसका हाँ हाँ, उसका रूप मॉडल रूप बदल बदल जाए, जाता है। बिल्कुल रूप मॉडल बदल बदल जाएगा। जाता है, बिजनेस मॉडल बिल्कुल बदल जाता है, मीडियम खत्म नहीं होता है सर कभी बिल्कुल। भी। अब किताबें जो किंडल आ गए, अब जी आपको वो जो किताबें 1000 की मिलती थी, वो 50 रुपए में मिल रही है किताब आपको, है ना। और हर बिल्कुल मीडियम की मेरिट डिमेरिट्स है। वो बिल्कुल शायद मेरी बिल्कुल पीढ़ी को शायद नहीं पसंद आए, लेकिन नई पीढ़ी तो उसी में पल बढ़ रही है, वो उससे जी बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। दूसरा, बिल्कुल टेक्नोलॉजी बहुत फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात है, आगे से आगे ऐसे करते जाइए, वो खुद ही बता देंगे आपको। तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी जो चर्चा है, और मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में भी बहुत सारे मित्र लगातार लिखते जा रहे हैं। आपकी ये जो जो बातचीत आपने की है, जिस तरह को उन्होंने रिसीव किया है, तो वो अभी आपको बधाई दे रहे हैं और बहुत प्रसन्न है उसको लेकर के। तो इसके धन्यवाद पहले सर। कि हमारे मित्रों के मन में जो प्रतिभागी हैं, उनके मन में कोई सवाल उठे या उठ रहे होंगे, मैं उन्हें आमंत्रित करूं, एक बार फिर जयंत जी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस शाम को यादगार बनाने के लिए एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो डॉक्टर अनुराग दवे को भेंट करें। जयंत थैंक यू जी। सर। जी, क्योंकि सब वर्चुअल मीडियम पे है, तो वही हमने टेक्निक अपनाई नहीं है। नहीं बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थैंक यू आपका सर। ई मेमेंटो है, थैंक यू सर। हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपको। जी जी और जी ये सर, आपका सो ई नाइस ऑफ यू। सर्टिफिकेट है, थैंक यू कि सर। जब भी आप देखेंगे तो आज के इस आयोजन की याद आपको आएगी। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और अब तो मैं पूरा जुड़ा रहूंगा सर आपके इसके साथ, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा अनुभव है, और इतने लोगों से एक साथ संपर्क हाँ, का, नेटवर्क इकोनॉमी ये का मैं भी तो फायदा उठाऊं। ये हम सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये यूट्यूब जी पे जी शेयर भी करेंगे। जी 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 तो सर, जब बिल्कुल भी जो बिल्कुल। देखना सुनना चाहे, वो इसको देख करके अपनी टिप्पणियां कर सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट भी है कि इस जी चैनल को जी आप सब्सक्राइब, लाइव भी जा रहा है जी जी सर, ये बहुत अच्छा सर। जी चैनल उस पे लाइव भी जा रहा है। ये तो हम कोशिश करते हैं कि जागरूकता बढ़े। अ, डेफिनेटली। अब सवाल जिनके मन में है, अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें, और फिर सवाल या टिप्पणी जो भी हो। मैं सोचता हूँ सौरभ जी से ही शुरू करें। मैसेज के जवाब दिए नहीं, यहाँ ले सकते हैं जो भी जवाब आपको चाहिए, सौरभ जी के पास मौका है। अपना परिचय दें और कोई टिप्पणी आपकी। हाँ, नमस्कार सर, और हाँ अनुराग सौरभ जी जी। भी नमस्कार। और मेरा जो ये काफ़ी इलैबोरेटेड जो लेक्चर था ये, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चली है, क्योंकि मैं एज़ अ जर्नलिस्ट इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ लगभग 15 साल से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो न्यू मीडिया आया है, खासकर कोविड के बाद जो एकदम से बदलाव हुआ है, और जो एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम चल रहा था, वो जो लास्ट लेग था उससे हमने शुरू किया, और नए उसमें हमने भी प्रवेश किया, बहुत सारी नई चीज़ें हमने सीखी, मोबाइल जर्नलिज्म, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो सर, जिस तरह से इकोनॉमिक्स की बात है, ये भी एक विषय है। दूसरा सर, जो जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मीडिया, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट जो आपके स्टूडेंट्स रहे होंगे, जो पत्रकार हैं, वो एक जिसको कहते हैं कि स्लो मीडिया जिसको हम कहते हैं आज की डेट में, कि में मल्टी चेक्स होते हैं बहुत सारे, उसके बाद एक खबर सामने आती है, डेस्क पे जाती है, एडिटर देखता है, न्यूज़ एडिटर देखता है। तो अभी जो सर ये कन्वर्जेंस हुआ है, इसके बाद जो कुछ एक जो उसको हम पत्रकारिता के संस्थान हम ऐसे कह सकते हैं या नहीं, लेकिन जो न्यू मीडिया के रूप में यूट्यूब या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कुछ चैनल्स आते हैं, और और जो जो गांव देहात में खासतौर से जो लोग हैं, वो उस उनको लगता है कि ये ही
आज की डेट का जो जर्नलिज्म का जो माध्यम है यही चैनल है। तो जो बड़े-बड़े चैनल है वो उनके हाथ से दूर हो गए हैं, उसकी अलग वजह है। तो सर ये कन्वर्जेंस के दौर में ये जो एकदम से जो न्यू मीडिया का जो स्प्लर्ज हुआ है, उसमें सर जो ट्रेडिशनल मीडिया को, ये सही बात है कि खत्म नहीं होगा, माध्यम बदलेगा। लेकिन यहाँ पे सर एक कॉकटेल सा हो गया है। अभी क्या है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस है और इतने सारे, जब हम कहते हैं कि उसमें चेक बैलेंस होता था, उसको सस्टेन करने के लिए पैसा भी लगेगा, 4 लोगों को लगेगा। अभी यहाँ पर क्या है कि मैं ही रिपोर्टर हूँ, मैं ही डेस्क हूँ, मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा। तो वो अनचेक्ड बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसी चली जाती है जिससे क्रेडिबिलिटी का एक क्वेश्चन बहुत बड़ा खड़ा होता है। जो बदलाव होना है सर वो तो होके रहेगा, हो भी गया है। तो सर ये कन्वर्जेंस में ये क्रेडिबिलिटी का किस तरह से ध्यान रखा जाए? और क्योंकि आप तो बहुत सा आप पत्रकारों को और ज़िम्मेदार पत्रकार तैयार हो, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है सर, आप पढ़ा के हमको भेजते हैं आगे। जी, जी। ये क्रेडिबिलिटी कन्वर्जेंस के दौर में क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है सर, इस बारे में जानना है। जी, जी, सौरभ जी, बड़ा ही एक उचित प्रश्न है। और जो मैंने कहा कि कई एस्पेक्ट जो हैं वो मीडिया पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। मैनी क्वेश्चंस आर, दे आर नॉट प्योरली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, बिकॉज इकोनॉमिक एस्पेक्ट आल्सो अफेक्ट्स द पॉलिटिकल सिनेरियो एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक थिंग्स टू। लेकिन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ टेक्नोलॉजी ने, देखिए हर चीज एक अभी हम लोग कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशनल फेज में है ये सारी चीजें। और जहां आप एक तरफ इन सब टेक्नोलॉजी ने डेमोक्रेटाइजेशन किया है। आपने भी कहा कि देयर वर check and balances, but check and balances when they were working as a gatekeeper, it was easy for them to suppress some news, और किस न्यूज को आगे जाने दिया जाए, किसको भेजा जाए, कितना दिया जाए। नाउ इट इज वी कैन से दैट देयर इज मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द न्यूज, क्योंकि अब आप उसको रोक नहीं सकते। अरब स्प्रिंग हो गया, सब जगह हो गया, चाइना में भी इसी तरीके के आप बाकी सब जगह भी देखेंगे। तो उसमें आप केवल इट इज नॉट द बपौती ऑफ द मीडिया हाउसेज नाउ, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। सो देन दैट इज नोन एज सिटीजन जर्नलिज्म, जो हम लोग बहुत ज्यादा उसकी चर्चा करते हैं। पर उसके साथ देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड द क्रेडिबिलिटी। अब आप स्पीड पर ज्यादा जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली विद द एमर्स ऑफ न्यू मीडिया आवर फोकस इज मोर ऑन स्पीड। कितनी जल्दी इसको आप ब्रेक करें, कितनी जल्दी फ्लैश करें। पहले तो आपका न्यूज़पेपर में था तब का वो उनकी किताब का ही नाम है कि कल की ताजा खबर, यशवंत व्यास जी की, है ना, ताजा खबर लेकिन कल की। एंड नाउ द ब्रेकिंग न्यूज इज द डोमेन ऑफ द टेलीविजन एंड न्यू मीडिया। तो अब आपको उसके बाद में क्या करें? तो ये एक बड़ा एक है कि ट्रेड ऑफ उनके बीच में है। And I think over a period of time society will find out the way. वो अपना रास्ता खुद निकालेगी कि whether they are looking for the credible news and they will be ready for pay for that credible news. अब भी आजकल अगर आप अल्टरनेटिव मीडिया में देखेंगे, यूट्यूब चैनल्स में कई हैं, their focus is on कि that we do not take any kind of advertisement. So our credibility is important. And if you would like to consume that credible information, you have to have pay for that. आपको पेमेंट करना ही होगा। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है, कितना है, ये फाइनली अगर हम डेमोक्रेसी और इन सब की बात करें, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में एंट्री कर चुका हूं, तो अगर हम उन सब की बात करें तो जेफरसन की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। आपको सतत जागरूक रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, या उसके लिए आपको जो हम कहते हैं कि सैक्रिफाइसेस, इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस एनीथिंग, अगर आप टैक्स भी देते हैं तो सैक्रिफाइस है, आपको उससे कुछ कष्ट होता है, लेकिन उसके बदले में आपको कई तरीके के वापस बेनिफिट भी मिलते हैं। तो आपको वो कष्ट, वो सैक्रिफाइसेस करने होंगे, एंड दैट सोसाइटी हैव टू डिसाइड। जब आप ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, फाइनली आपको ये लगेगा, मुझे लगता है कि एक समय ये भी आएगा, अभी वो ट्रांजिशनल फेज में है, व्हेन कंटेंट इज द किंग, वापस वो चीज आएगी, आपको लगेगा कि हाँ, इस कंटेंट ये इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड पे फॉर दैट, हम इसको कंज्यूम करें। यू विल बी knowledgeable enough, literate enough to identify which is the right kind of news and which is the only the entertainment kind of thing or fake kind of information. For that we have to train the people. और यही काम हमारे पत्रकार वर्गों का भी हम लोग कहते हैं कि आपके ऊपर दायित्व और ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों को लिटरेट करना, आपकी ये बताना कि दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन, दिस इज द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द राइट रोल ऑफ मीडिया
in the society. That is a big challenge for us. और उसमें आपको business के challenges भी हैं, क्योंकि conglomerates वो नहीं चाहेंगे, they are always looking for their business. और ये हमेशा से होता आया, कभी हमारा जूट बिजनेस भी रहा, कभी रियल एस्टेट वाले भी आ गए, कभी चिट फंड वाले भी अखबार निकलने वाले लगा है, कुबेर टाइम्स वगैरह, ये सारा। तो ये भी एक फेज है। मुझे उम्मीद है, और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि ये फेज भी पास आउट होगा। ये मेरा मानना है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। Question, can I intervene? हाँ हाँ श्योर। Yeah, so सबसे पहले it was a very interesting and informative session, and I make it a point to attend all sessions of Professor Dr. Bhanawat ji. The question which I wanted to ask was, you were talking about credibility and content, right? These two words are very important. Content bhi hona chahiye, and there should be a credibility also, which I personally see when I see the television and see the political news. I personally feel that content is there, but credibility somewhere, there is a lot of biasness going for some, so that kind of a thing is there. That is one question. The second question I would like to ask is creativity. With the coming of AI, do you think that AI is going to take away the creativity? They are going to, draft, or they are going to phrase out everything, or because what I personally feel, by default being a media person, that creativity was one of the hallmarks of a media person. Definitely, sir. For the first question, I think it was similar to the question asked by the Exactly. Saurabh ji, and I have already answered that there is a problem with the mainstream media, and I said that they are more biased kind of content they are providing, and that's why the alternative media is emerging and it is growing. And now the viewership with the alternative media is more than the television news channel. And as I said, we have to train the people, and over a period of time, definitely the people will be educated that what is the good information and right information, and what is the it will take time, but naturally over a period of time. Otherwise, you will not get so many followers with the alternative media. It means people have a need for. There is a market for credible and important information and news, and people are ready to consume that and ready to buy those things. And it will take time to develop as a major market, but definitely it is important. And as I said, convergence is reducing the source of information. So big conglomerate, their source of information is one. So it is not good for a society, multicultural and pluralistic kind of society, because we should have different voices. We should have different platforms, different medium for the different communities, for different societies, so that those voices can be heard. So it is natural, and it is very much important. The second question, what was your second question, sir? So my second question was that with the coming of AI, AI. Yeah, as I said, that AI, and I discussed about the Bowman disease also, that in creativity, the AI can bring some changes, because it can reduce the cost. Again, it is purely from economic point of view I was discussing it. But one thing, it will becoming more and more challenging for us, and it will create more challenge, because 2-3. If I ask AI to write a story in the form of Premchand, the AI will immediately write. But my experiences with life, my observations, that cannot be captured, that cannot be used by the AI. And that will make difference in creativity in future. That I feel that will bring up, and you have to be more creative, because you have to apply your observation. You need to apply your experiences, your life experiences, that cannot be taken up by the AI. So I think एक और शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया है मुझको वो लौटा रहा हूं मैं. तो आपके तजुर्बे और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यूनिक हैं, एंड दैट विल ब्रिंग अ चेंज, क्योंकि आपको उसके बेसिस पर आप अगर क्रिएटिव कुछ लिखेंगे, वो आप AI उसको नहीं ले सकता, पर आप किसी और की नकल के रूप में चाहेंगे, दैट कैन बी पॉसिबल. Because the routine kind of work and can be feel is AI is very, very fast. They do the things very fast, much faster than a human being, of course. Yes. So this is, I feel that creativity.
जी जी सर क्रिएटिविटी तो हमेशा रही है, बिल्कुल पहले भी डेफिनेटली क्रिएटिविटी की बात करते थे, तो जो क्रिएटिव है वो हमेशा ही रहेंगे, तो इसलिए एआई से घबराने की बात नहीं है मेरे ख्याल। सर अभी हाँ। एक अच्छी एक ओटीटी सीरीज आई थी जो लीगल कुछ उस एस्पेक्ट पे थी और उसमें मल्टीपल कई एपिसोड्स थे। वन ऑफ एपिसोड वाज ऑन म्यूजिक, जिसमें एक आदमी एआई से किसी ओल्ड म्यूजिक को न्यू करके प्रेजेंट करके रखता है एंड देयर व्यूअरशिप एंड देयर कंजम्पशन वाज मोर देन द एक्चुअल जो कंपोजिशन था। एंड उसको लेके कॉपीराइट का मामला चलता है कोर्ट के अंदर। शक्ति कपूर जो म्यूजिशियन बने थे उसके अंदर, एंड ही एडमिट दैट द न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज मच बेटर देन द ओरिजिनल वन, लेकिन उसमें कॉपीराइट किसका हो। और वो आदमी कहता है मैंने भी इतनी टेक्नोलॉजी, इतने हजारों करोड़ों कॉम्बिनेशन और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बना के उसके बाद उस म्यूजिक को जनरेट किया है, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि मैंने ऐसे ही कुछ क्लिक किया और उसके आधार पे वो जनरेट हो गया। तो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ये फ्यूचर में कई इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें तो बहुत डिस्कशन चल रहा है कॉपीराइट को लेके, जी जी कॉपीराइट मशीन के पास नहीं हो सकता, कॉपीराइट इंसान ऐसा के ही पास ही होगा। उसमें एक एपिसोड था सर कि उसमें एक एआई ड्रिवन एक कार है और एआई ड्रिवन कार कोई एकदम से एक जगह जाके सर्टेन टर्न कर लेती है और उसमें पीछे आने वाले दो लोग टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस पे केस करोगे आप? एक अपाइज हो जाता है और एक की मौत हो जाती है। अब उसका कंपनसेशन को लेकर केस चलता है और वो कंपनी कहती है कि हमारा तो फुल प्रूफ है हमने उसके अंदर, लेकिन उसमें क्या फुल प्रूफ किया उन्होंने, उसमें एआई को उन्होंने इस आधार पे तैयार किया कि उसमें जो अंदर बैठा हुआ आदमी है उसकी सिक्योरिटी प्राइमरी है, उसकी सिक्योरिटी, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और वाकई में वो गाड़ी मुड़ जाती है तो अंदर बैठे हुए आदमी को एक खरोंच भी नहीं आती, पर उससे दो दूसरे आदमी मर जाते हैं। एग्जैक्टली सर। टेक्नोलॉजी के नए नए सोशल एस्पेक्ट है सर, एंड दोस विल बी चैलेंज आर द चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी, फॉर द सिविलाइजेशन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Like Dr. Bhanawat has said, कि creativity will always be there, but then of course it will be a challenge and we'll have to be the best in fact. ऑफ कोर्स सर। तो ये सारे मतलब ये जो मैंने ओटीटी सीरीज का देखा, मुझे अभी भी ध्यान है कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एपिसोड्स जो ऐसे क्वेश्चंस को रेज कर रहा है कि फ्यूचर में हमको ऐसे कई चीजें शायद हमको फेस करनी पड़ सकती हैं। Exactly. अब संजय जी छोटी सी बात करता हूँ, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, हाँ जी सर। 20-25 साल पुरानी हेडलाइंस भी याद है हमको। हाँ जी। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी, डोनाल्ड ट्रम्प्स डेथ, डोनाल्ड ट्रम्प्स डेथ। अब फेसबुक पे मैंने पढ़ा, कई लोगों ने लिखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के सब एडिटर सो रहे थे क्या रात में, तो ये हेडिंग डाला। अब उन्हें ट्रम्प्स का मतलब समझ में नहीं आया। ट्रम्प्स का मतलब है मृत्यु को चुनौती दी उन्होंने। किसको चुनौती दी? मृत्यु को। अब ये एआई तो नहीं बता सकता आपको ये चीजें। यस यस, द वर्ड इज यहाँ तो डिफरेंट। ह्यूमन ब्रेन ही काम करेगा, ह्यूमन ब्रेन हमेशा रहेगा, यही तय करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड दैट विल मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द कंटेंट। आप फीचर लिखते हो, जो अभी अनुराग जी ने कहा ना कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस है आप दिल से कैसे लिखोगे आप, वो ठीक है, एआई आपको रास्ता दिखा देगा, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन जो है वो तो साहब हमेशा ही। सर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। वन ऑफ द ऑफशूट्स ऑफ अ जर्नलिज्म मीडिया पर्सन इज द एडवर्टाइजमेंट पार्ट, और उसमें जो स्लोगन्स जो पहले लिखे गए थे और लोग वो एडवर्टाइजमेंट को याद ही स्लोगन से करते हैं। बिल्कुल, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला जो है ना, वो अपने छोटे थे वो लक्ष्य, फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन। सर वहां से क्या वो तो वो जो ओके साबुन से नहाए कमल सा खिल जाए वो हाँ, अब बताइए आप। वो तो और भी पुराने सर वो तो ठीक है। ओनिडा टीवी का मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट था। नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। हाँ, आप बताइए आप ये चीजें और कितने साल पुराने हैं। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है सर। हमारे घर में तो टीवी इसलिए आया क्योंकि हमारे मकान मालिक हमको टीवी नहीं देखने देते थे और घर के बाहर टीवी लगा के रखते थे और सब देखते थे, तो हम लोग उठते थे, तो पापा ने हमारे घर में टीवी खरीदा कि भाई हमारे घर में भी टीवी अब आ जाए। So it was based only on life experience. Yeah. बिल्कुल। Anyway, sir, your session was one of the best sessions. I would say. I wouldn't say one of the best. Thank you very much, sir. So nice of you. So nice of you, sir. Thank you very much. सर एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अनुराग सर ने अभी जिस वेब सीरीज का जो आपने जिक्र किया, मैंने भी अभी एआई पर ही ग्रॉक पर वो प्रॉम्प्ट डाला कि शक्ति कपूर एज म्यूजिशियन, और उसने फटाफट बता दिया कि गिल्टी माइंड। यस सर। गिल्टी माइंड, इट्स अ गुड सीरीज सर, गुड वेब सीरीज। नहीं सौरभ जी, मैं एक किस्सा और सुनाऊं। अभी बिलासपुर में एक घटना घटी जो वो कुलपति ने हिंदी के लेखक को बाहर निकाल दिया। तो मैंने फेसबुक पे किसी राइटर ने लिखा, ये बहुत दुखद घटना है, नाम नहीं लिखा उसका,
जी जैसे जी आपने एआई को पूछा, मैंने भी एआई को पूछा, इस घटना के 1-2 घंटे बाद वो नहीं बता पाया मुझे चैट जीपीटी। तो मैं फिर गूगल पे चला गया, वो वीडियो देखने लगा, उस वीडियो में मुझे मिल गया विद इन 5 मिनट्स। जी मैंने चैट जीपीटी को लिखा कि जो तुम नहीं बता पाए वो मैंने दूसरी जगह से ढूंढ लिया। तो क्या लिखता है, यही तो इंसान की ताकत पता पड़ती है, जहां मशीन फेल होती है वहाँ इंसान की ताकत शुरू होती है। तो क्रिएटिविटी, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। एआई में भी क्रिएटिविटी है किसी सीमा तक। बिल्कुल, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। हाँ जी, कोई और सवाल? तो मेरे ख्याल अब नहीं है, तो समाप्त किया जाए इसको। जी जी चलिए, जी हमारी सर, ओर से बहुत प्रणाम बहुत सर। आभार। हाँ हाँ, कौन? अच्छा, आशीष। आशीष बिहार जी से सर। जुड़े हैं साहब हमारे साथ। ये भी कुछ पूछना है? नहीं सर, ये आज का वेबिनार सर काफी अच्छा लगा सर। सर ने काफी बातें बताई, और जो सर हाँ हाँ, आगरा सर ने जो बताया वो सर एक्चुअली में हम लोग कई बार खोज रहे थे तो वो सटीक सटीक डाटा मिल नहीं पा रहा था। और जो सर जो बताए डाटा जो वो दिए हैं, तो उस आधार पर सर मैं एक जो है एक नया सा वीडियो भी बनाऊंगा जरूर सर। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके लिए आभार सर का। थैंक यू वेरी मच, थैंक ये यू। अनुराग जी हमारे दो साथी हैं। ये अनुराग, ये आशीष और सोनू, ये कई सालों से रेगुलर बिहार से जुड़ते हैं। ये वहाँ के स्टूडेंट है मास मीडिया के। जी जी, ये ग्रेट। रेगुलर जुड़ते हैं, बिल्कुल। आप अगर डेटा वगैरह और ये सब देखना चाहते हैं तो फिकी फ्रेम्स की रिपोर्ट आती है, उसको उसका सारा मीडिया बिजनेस के बारे में अच्छा डेटा मिल जाता है। पहले वो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स पब्लिश करता था, फिर उसके बाद में आपका अभी ये आपका अर्नस्ट एंड यंग पब्लिश करता है उसको। तो वो अच्छा एक है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन आप उसके अंदर डालेंगे फिकी फ्रेम्स, तो उसके अंदर आपको हर साल की रिपोर्ट देता है वो, और उसमें सारा बिजनेस वगैरह और उसके एस्पेक्ट को लेकर उसमें अच्छा रिपोर्ट्स रहती है। तो यू कैन डाउनलोड दैट रिपोर्ट और यू कैन सर यूटिलाइज दैट। आप अपना नंबर दे दे सर, ताकि आपके संपर्क में हम लोग रहेंगे, और जी जब जरूरत पड़ेगी तो सर संपर्क करेंगे। जी, नंबर भेज दूंगा मैं 9415। आपको, मैं भेज हाँ दूंगा, सर के मैसेज उसमें कर है दूंगा। तो सर भेज देंगे, ईमेल एड्रेस भी और ये भी। और हम और सोनू जी और 4-5 लोगों ने मिलकर सर अभी स्टार्टअप किया है वेबसाइट नया आईओआईसी के। अभी 1-2 दिन पहले ही सर लॉन्च हुआ है। तो ग्रेट ग्रेट, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग का भी सर मार्गदर्शन मिले हम लोगों को। डेफिनेट, बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगेगा, बानावत सर और हम सब लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनुराग दवे, आपने इतना समय दिया और मीडिया इकोनॉमिक्स के नवीनतम पक्षों पर आपने जिस तरह से रोशनी डाली है, और हमारे सारे जो प्रतिभागी हैं इस वेबिनार के, उनको जिस तरह से आपने मार्गदर्शित किया है, उनको एंटाइटल किया है, मुझे लगता है कि उनके लिए ये बहुत ही एक ऐसा मंच है जहां वो इस पूरी इकोनॉमिक्स को बहुत गहराई से समझ सकेंगे। कोई भी व्याख्यान आपके मन में एक उत्सुकता जगाता है, एक जिज्ञासा का भाव जगाता है कि हम उसके विषय में और पढ़ना शुरू करें। तो जैसा मैंने कहा कि मीडिया इकोनॉमिक्स पर ही हमारा एक तरह से औपचारिक रूप से पहली बातचीत थी। तो आप सभी को इस विषय को समझने में और मीडिया के इस पूरे परिदृश्य को कन्वर्जेंस के दौर में किस तरह से ये मीडिया आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और किस तरह से ये भविष्य की संभावनाएं होंगी, चुनौतियां होंगी, इसके बारे में आपने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी प्रतिभागियों का, जिनका निरंतर प्रोत्साहन हमको मिलता है, आपकी सक्रिय भागीदारी, और बहुत अरसे बाद इतने प्रश्न भी हुए। जी, अच्छा भाई लगा सर। सौरभ जी ने जिस तरह से शुरुआत की, और संजय जी, वो तो एक पूरे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, रेगुलर कई सालों से, मतलब मुझे लगता है 2-3 साल से लगातार आप इस सीरीज से जुड़ रहे हैं। और Sir, I जो am हमारे I यंग am पार्टी, fortunate, sir. हाँ, तो नहीं, हमारे लिए भी अच्छा है कि इतने सीनियर पोजीशन पर बैठे हुए मित्र जुड़ते हैं, और इसी से हमारा भी मनोबल बना रहता है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार। और अगली जो वेबिनार है अपनी, वो मैंने प्लान किया था 13 फरवरी को, उस दिन वर्ल्ड रेडियो डे है, जी जी और मैंने अप्रोच किया था डॉक्टर आर श्रीधर, जो जी, हिंदुस्तान में फादर ऑफ कम्युनिटी कम्युनिटी रेडियो कहे रेडियो, जाते हैं। डेफिनेटली। और मैं जयपुर में उनको 3-4 बार बुला चुका था हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज में, और मेरे से उनका जुड़ाव है, और संयोग से अभी आपको पद्मश्री की भी घोषणा की गई है, पद्मश्री से। तो आज मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने 13 तारीख को उनका व्यस्त दिन है, तो 12 तारीख को उनसे मैंने तय किया है। विषय वगैरह भी मैं फाइनल कर रहा हूँ। मैंने उनको कम्युनिटी रेडियो पर ही दिया है, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने उसी में
जैसा मुझे याद है सबसे पहले अन्ना मलाई में 1975 में उन्होंने कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की थी। तो आप सभी से अनुरोध है कि 12 फरवरी शाम 6 बजे यही अपना क्या बोलते लिंक जो है वो जो हम आपको हर बार शेयर करते हैं, सेम लिंक है, बाकी डिटेल्स आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि उस दिन आप जुड़िएगा। जयंत राठी जी जिन्होंने आज का ये पूरा तकनीकी पक्ष संभाला, उनके प्रति भी आभार। प्रोफेसर एम एन होड़ा उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रति आभार कि उन्होंने एक इस पूरे विचार आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपने पूरे कॉलेज की जो संसाधन है, क्योंकि अब हमारे लिए संभव हो गया, हम हाथों हाथ सर्टिफिकेट जनरेट कर लेते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फीडबैक फॉर्म भरते हैं और सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो ये भी तकनीक का फायदा है। पहले बना के हम 10-15 दिन में भेज पाते थे मेल पे, और अब तुरंत ये सारी चीजें हो जाती है। तो ये तकनीकी लाभ इस सिस्टम के माध्यम से भी हमको मिल रहा है। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।